मैं राहुल शर्मा आप सभी का यूपीएससी लाइव में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सारे विषयों को पूर्णतः विश्लेषण के साथ कंप्लीट आपकी तैयारी फ्री में ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी, उसी के मुताबिक मैं आपको अभी लाइव सेशन में भी बताया था कि हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री में बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब है ये और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता बिल्कुल, उन्हें भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जहां विशेषज्ञ लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ इतिहास शब्द से ही शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इति और हास दो शब्दों से मिलकर इतिहास बना है। इति का अर्थ होता है ऐसा, हास माने हुआ, अर्थात ऐसा हुआ होगा। ये इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग हुआ। इसकी डेफिनेशन होती है इसी के आधार पर कि अतीत में हुई घटनाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों और स्रोतों के आधार पर जो जानकारी हमें मिलती है वही इतिहास है। तो जब मैं स्रोतों की बात करता हूं, पुरातात्विक स्रोत ये क्या होते हैं, तो दो प्रकार के पुरातात्विक स्रोत हम पाते हैं। प्राथमिक स्रोत होंगे या द्वितीयक स्रोत होंगे, और जो द्वितीयक स्रोत होंगे वो प्राथमिक स्रोत पर ही आधारित होंगे। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, रोमन थापा की एक बुक है मौर्य साम्राज्य का इतिहास। उस बुक में रोमन थापा जी बोलते हैं कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में ये कहा कि मैंने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्य के अभिषेक के 9वें वर्ष किया। तो ये जो रोमन थापा की बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये सेकेंडरी है, और अगर हम 13वें शिलालेख पे जाके उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है, हमारा प्राथमिक सोर्स। दूसरा एग्जांपल ऐसे भी मैं दे सकता हूं कि आप सभी लोग जो YouTube पर ये चैनल देखते हैं यूपीएससी लाइव, और यहाँ से जो भी आपको जानकारी मिलती है अपनी मित्र मंडली में जाके जब आप उस जानकारी को बताते हैं तो आपके ही मित्र कहते होंगे, अरे आपने ये कहां से इतनी जानकारी अर्जित की। निश्चित रूप से आप सभी बताते होंगे कि यूपीएससी लाइव चैनल को हमने सब्सक्राइब किया है, वहीं से हमको ये सारी जानकारी मिलती है। तो आपको जो ये जानकारी मिली यूपीएससी लाइव से, तो आप सेकेंडरी सोर्स हो गए। और यूपीएससी लाइव ने जहां से जानकारी ली, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया का हो या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो हम जानकारी अर्जित करते हैं श्रम और संघर्ष के द्वारा, तो वो प्राथमिक सोर्स हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न ये है कि हम इतिहास को पढ़ते ही क्यों हैं, क्या आवश्यकता है इतिहास को पढ़ने की। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये है कि हर मनुष्य का ये इंटेंसिटी अंदर से ही आती है कि वो अपने पास्ट को जाने, अतीत को जाने, और अतीत को जानने के बाद अतीत में जो हमने डिसीजंस लिए जो डिस्ट्रक्टिव थे या ऐसे डिसीजंस जो सृजनात्मक थे, उनसे हमने क्या सीखा, ये जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं, ताकि हम अपने भविष्य को ज्यादा सुखद और समृद्धपूर्ण बना सकें। तीसरी बात कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी अच्छे से समझ पाते हैं इतिहास के माध्यम से। कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति एक व्यापक शब्द है, सभ्यता सीमित शब्द है, जिसमें हम विकास को या प्रगति को ही ध्यान में रखते हैं, जबकि संस्कृति में हम दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही चीजों को लेते हैं। सिर्फ उसके ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू को ही नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक, सांस्कृतिक, नृत्य, संगीत, कला, दर्शन, इन सबको जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक अभिन्न अंग है हमारा। हम कहते भी रहते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है, इसमें ये है, ये नहीं है, और सभ्यता तो उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इतिहास का जब हम कालानुक्रमिक अध्ययन करते हैं तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो पुरातात्विक स्रोतों के आधार से हमें मिली हैं, लेकिन कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है जिससे कि हम ये जान पाए कि इनका एक्चुअल प्रूफ क्या है। तो ऐसी चीजों को हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं, जैसे कि स्टोन एज। वहां से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम उसकी एज को तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई लिखित
प्रावधान नहीं है जिससे कि हमें पता चल सके कि ये कितना पुराना है और इसके क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आदि ऐतिहासिक कालों में हम उन वस्तुओं को और उन डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को संग्रहित करते हैं जो मिल तो गए हैं हमें, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी लिपियों को अंडरस्टूड नहीं कर पाते। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो हमें प्राप्त है, लेकिन हम उसको जब पढ़ ही नहीं पाते तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, इसलिए वो आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा हो जाती है। ऐतिहासिक काल में हम उन वस्तुओं को संग्रहित करते हैं, उन दस्तावेजों को जिन्हें हम पढ़ भी सके, लिपियों को समझ सके और उनके आधार पर निष्कर्ष भी निकाल सके, और उसके लिए हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। इसी के आधार पर भारतीय इतिहास को भी हम पढ़ते हैं और इतिहास को मोटे तौर पर हम दो तरीके से उसका डिवीजन कर सकते हैं। पहला ट्रेडिशनल मेथड से उसे पढ़ा जा सकता है और दूसरा कॉन्टेम्पररी मेथड के द्वारा भी उसे पढ़ा जा सकता है। जब ट्रेडिशनल मेथड से हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री को, तो हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर, कि अर्ली टू 1206 AD यहां तक जो हमें किंग मिलते हैं वो हिंदू शासक रहते हैं, इसलिए इस इतिहास को हम हिंदू इंडिया के नाम से हिस्ट्री को जान सकते हैं। मुस्लिम इंडियन हिस्ट्री को हम 1206 से लेके 1757 AD तक मान सकते हैं। लगभग 1000 ईयर्स तक इंडिया पर किसी न किसी प्रकार से मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व रहा, इसलिए उसे हम इसमें कंडीशन कर सकते हैं। 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो यहां से एक नए रिलीजन क्रिश्चियनिटी की अभ्युदय भी होता है, तो उसे हम ब्रिटिश इंडिया के रूप में जान सकते हैं। ऐसे ही इसको हम कॉन्टेम्पररी मेथड से भी समझ सकते हैं। कॉन्टेम्पररी मेथड में हम इसको एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, इस रूप में 3 रूप में पढ़ा जा सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम जब पढ़ेंगे और मेडिवल और मॉडर्न में, तब भी हमें कुछ आधार बनाना होगा, तो उसे समझने के लिए हम आधार बनाते हैं फ्यूडलिज्म को, अर्थात सामंतवादी व्यवस्था को। हम देखते हैं कि शुरुआत में जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें शासक मिलते हैं वो एक ही शासक है जिसको किंग कहते हैं हम, और ये किंग जो है वो सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है। कैसी व्यवस्थाएं? चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, तीनों व्यवस्थाओं को शासक देखता है। लॉ एंड ऑर्डर को भी शासक ही देखता है, और रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी कौन कर रहा है? शासक ही कर रहा है। लेकिन 650 ईस्वी में जो अंतिम बाहुबली शासक हर्षवर्धन होता है, जब लगभग उसके बाद कोई भी ऐसा शासक हमें नहीं मिला जो इतने बड़े क्षेत्र पर अकेले लॉ एंड ऑर्डर को, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को मेंटेन कर सके, इसलिए जो आने वाले शासक होते हैं वो अपने राज्य को डिवाइड कर देते हैं ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ पर वो अपनी जगह एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो इस वाले एरिया में वही काम करे जो किंग कर रहा था। जैसे लॉ एंड ऑर्डर देखे, एग्जीक्यूशन देखे, वहां पे लेजिस्लेटिव देखे, जुडिशियरी देखे। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया जिन्हें सामंत या फ्यूडल्स बोलते थे। अब इनकी जो नियुक्तियां हुई थी वो शासन में सुव्यवस्था लाने के लिए की गई थी, लेकिन कालांतर में यही फ्यूडल एम्बिशस हो गए, महत्वाकांक्षी हो गए, और वो आपस में मिलकर किंग को ही चैलेंज करने लग गए, जिससे कि व्यवस्था गड़बड़ाने लग गई। आगे हम देखेंगे भी कि किस तरीके से कई सारे सामंत मिलकर कैसे किंग को चैलेंज करते हैं, और जो सुव्यवस्था के लिए यूज हुए थे वही अव्यवस्था पैदा कर देते हैं। इसी चीज को जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो यूज किया, और उन्होंने देखा कि इसमें कई सारी खामियां हैं, तो इसके बाद की जो हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, वो आफ्टर फ्यूडलिज्म कहलाएगी। और उसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी टैक्टिक्स हैं जो यूज करते हैं 1757 AD से लेके 1947 तक, देश की आजादी तक,
किस तरीके से यूज की जाती हैं अंग्रेजों के द्वारा टैक्टिक्स, वो हम आगे देखेंगे। 1947 AD तक यही टैक्टिक्स यूज की हैं अंग्रेजों ने। और भी टैक्टिक्स हैं, किस तरीके से 1764 में उन्होंने क्या टैक्टिक्स यूज की, कैसे अटैक्स हुए और किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हुई, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, 1757 में कोई पूछ रहा है प्लासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होगा और एक नए इतिहास में हम जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.